संप्रेषण होता है समान प्रकार की समझ बनाना, समान प्रकार की समझ बनाना। देखिए, इसमें जो प्रेषक होता है, सूचना देने वाला, प्रदान करने वाला व्यक्ति है, वह अपने पास उपलब्ध सूचना को, अपनी समझ को दूसरे व्यक्ति को प्रेषित करता है। यानी वह दूसरे व्यक्ति को जो सूचना प्राप्त करता है उसको देता है। यदि वह उस सूचना को सही तरीके से ग्रहण कर लेता है और सही प्रकार से फीडबैक देता है, तो इसका मतलब इसके पास जो सूचना थी, जो समझ थी, वह अब किसमें हो गई है, इसमें भी पहुंच चुकी है। सूचना या जो भी आदेश थे, निर्देश थे, वे अपने से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना और उससे सही तरीके से अगर फीडबैक प्राप्त हो जाए तो यह संप्रेषण होता है। देखिए, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों में होता है, दो से अधिक व्यक्तियों में, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों में निर्देशों का, सूचनाओं का, निर्देशों का, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, यह संप्रेषण कहलाता है। एक संगठन की सफलता के लिए संप्रेषण का प्रभावी होना बहुत आवश्यक है। यदि प्रबंधक अपनी सभी योजनाओं को, अपनी सभी आइडियाज़ को अपने अनुयायियों, अपने अधीनस्थों को सही तरीके से समझा देता है, संप्रेषित कर देता है, तो वह संगठन निसंदेह रूप से सफल होता है। आइए अब इसे हम विस्तार से देख लेते हैं। संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण शब्द का प्रादुर्भाव लैटिन शब्द कम्युनिस से हुआ है, जिसका अर्थ है समान, कॉमन, जिसका अर्थ समान प्रकार की समझ बनाने से है। यानी जो प्रबंधक की समझ है, वह अपनी समझ को अपने अधीनस्थों में स्थापित कर दे। यानी इसके पास जो आइडिया है, जो विचार हैं, जो सूचनाएं हैं, वे सही तरीके से उसके जो अधीनस्थ हैं, जो अनुयायी हैं, उन तक पहुंच जाए और उसका सही फीडबैक उसे वापस प्राप्त हो जाए, तो यह क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। देखिए, संप्रेषण के कई माध्यम हो सकते हैं बच्चों। मौखिक माध्यम, जैसे मैं आपको सूचना प्रदान कर रहा हूं बोलकर, तो यह है मौखिक माध्यम। एक होता है लिखित माध्यम, आपके सामने यहां लिखा हुआ है, यह भी संप्रेषण का एक लिखित माध्यम है। एक होता है हाव भाव से, यानी मैं अपने हाव भाव से आपको कोई सूचना दे रहा हूं, तो यह क्या हो गया, एक माध्यम हो गया संप्रेषण का। इसी प्रकार संकेतों के माध्यम से भी आपको सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं, संप्रेषित की जाती है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समान पारस्परिक समझ बनाने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अकेला एक व्यक्ति किसी भी सूचना का संप्रेषण खुद के लिए नहीं कर सकता। उसे, यदि उसने कोई सूचना दी है, तो किसी न किसी व्यक्ति को तो उसने सूचना दी ही होगी। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समान समझ बनाना। देखिए, यहां शब्द आया है समान पारस्परिक समझ बनाने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसी प्रबंधक की सफलता में संप्रेषण एक मुख्य भूमिका निभाता है। किसी भी प्रबंधन की सफलता यदि उसको निश्चित करनी है, तो उन्हें अपने यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण प्रणाली को अपनाना पड़ता है। यदि उनका संप्रेषण अच्छा है, यदि वे अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को अपने अधीनस्थों तक अच्छे तरीके से पहुंचा रहे हैं और अधीनस्थ भी उन नीतियों को, नियमों को, जो योजनाएं हैं, उन्हें अच्छे तरीके से समझकर कार्य कर रहे हैं, तो संप्रेषण अच्छा हुआ और इससे सफलता संगठन को ही प्राप्त होती है। प्रबंधक के पास कितना व्यावसायिक ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता यदि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने में समर्थ नहीं है तथा उनमें परस्पर समझ न बना पाए। देखिए, प्रबंधक चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, कितना ही अनुभवी क्यों न हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, यदि वह अपनी बात को सही तरीके से अपने अधीनस्थों को नहीं समझा पा रहा है, तो उसका ये जो भी ज्ञान है, जो भी उसकी योग्यता है, वह व्यर्थ ही है।
उसे अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपने निर्देशों को सही तरीके से अपने अधीनस्थों तक पहुंचाने के लिए सही संप्रेषण प्रणाली का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। वह अपने जो भी विचार हैं, जब तक वह अपने अनुयायियों को सही तरीके से संप्रेषित नहीं कर सकेगा, वह अपने उन विचारों के बारे में, अपनी सूचनाओं के बारे में अपने अधीनस्थों को जब तक सही जानकारी नहीं दे पाएगा सही तरीके से, तब तक वह सफल नहीं हो पाएगा। एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है जिसके द्वारा भाव, विचार, तथ्य, अनुभव इत्यादि का आदान प्रदान होता है, जिसका उद्देश्य दो व्यक्तियों के मध्य या आपस में आपसी समझ पैदा करना है। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भाव, विचार, तथ्य, सूचनाएं, अनुभव इत्यादि का आदान प्रदान किया जाता है। जो एक व्यक्ति होता है वह अपने पास उपलब्ध विचारों को दूसरे व्यक्ति को देता है, उससे उसके विचार जानता है, उसकी समझ ग्रहण करता है, अपनी समझ उसे बताने का कार्य करता है। यदि यह सही तरीके से संपादित हो जाए तो यह क्या होता है? प्रभावी संप्रेषण होता है। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो जाता है, कार्य अच्छे तरीके से किया जा सकता है, आपस में समझ अच्छे तरीके से स्थापित की जा सकती है। परिभाषाएं देखिए, कुछ विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है, देखते हैं। पहली परिभाषा है लुईस एलन की। संप्रेषण से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए करता है। यानी एक व्यक्ति अपनी बात समझाने के लिए जो भी क्रिया करेगा दूसरे व्यक्ति के साथ, वह क्या होती है? संप्रेषण होती है। चाहे वह लिखित रूप से अपनी बात समझाए, चाहे वह मौखिक रूप से बात समझाए, चाहे वह संकेतों के माध्यम से या हाव भाव के माध्यम से अपनी बात को समझाए। इसमें एक व्यवस्थित तथा निरंतर चलने वाली कहने, सुनने तथा समझने की प्रक्रिया सम्मिलित है। देखिए, इसमें उन्होंने क्या कहा कि इसमें एक व्यवस्थित और निरंतर चलने वाली कहने, सुनने तथा समझने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। यह संप्रेषण होता है। लुईस एलन। संप्रेषण सूचनाओं का प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को स्थानांतरण है ताकि वह उन सूचनाओं को उसी रूप में समझ सके। यह परिभाषा दी हेरोल्ड कुंट्ज एवं हेनिज वेरिक्रे। देखिए, उन्होंने क्या कहा? सूचनाओं का, जो भी सूचनाएं हैं उनका प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को, प्रेषक मतलब सूचना प्रदान करने वाला, इसके द्वारा सूचना जो प्राप्त करता है उसको स्थानांतरण, यानी सूचना इसके पास है, इसने अपनी सूचना किसे दे दी है? प्राप्तकर्ता को दे दी है, ताकि वह उन सूचनाओं को सही तरीके से क्या कर सके? समझ सके। प्रेषक द्वारा सूचना किसे दी गई? प्राप्तकर्ता को दी गई, और प्राप्तकर्ता यदि उसे सही तरीके से समझ लेता है तो यह प्रक्रिया क्या हो गई? संप्रेषण हो गई। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं ताकि वे एक जैसी समझ बना सके, पारस्परिक समझ बना सके। ये परिभाषा दी रोजर्स ने। देखिए, रोजर्स ने क्या कहा कि जो व्यक्ति होते हैं वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करें। यानी इस व्यक्ति ने अपनी सूचना दूसरे व्यक्ति को दी और इसने उस पहले वाले व्यक्ति की सूचना प्राप्त की और अपने पास उपलब्ध सूचना उसे प्रदान की। इस प्रकार जो ये पहला वाला व्यक्ति है, इसने क्या किया? सूचना प्राप्त कर ली है, अपनी सूचना दी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति से सूचना प्राप्त की। इस प्रकार जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जिससे इनमें आपसी समझ बनती है, दोनों के अंदर पारस्परिक समझ का निर्माण होता है, एक जैसी समझ उत्पन्न होती है। इसके पास जो जानकारी थी वह इसने इसको दे दी है, 2 नंबर वाले व्यक्ति को दे दी है। अब दोनों के पास समान जानकारियां हैं। इसी प्रकार 2 नंबर वाले व्यक्ति के पास जो भी नए निर्देश हैं, नई जानकारी है, नई सूचना है, वह जब 1 नंबर वाले व्यक्ति को दे देता है, यह सूचनाओं का जब आदान प्रदान होता है तो यह क्या कहलाता है? यह संप्रेषण कहलाता है। यह परिभाषा दी रोजर्स ने। आगे देखते हैं संप्रेषण प्रक्रिया। देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया को एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। यहाँ प्रेषक से यह प्रणाली प्रारंभ होती है। प्रेषक, संदेश भेजने वाला, जो भी व्यक्ति संदेश भेजता है वह प्रेषक कहलाता है। उसके कुछ विचार होते हैं, उसके पास कोई समझ होती है, सूचनाएं होती हैं जो कि वह दूसरे व्यक्ति को, अन्य व्यक्तियों को देना चाहता है, और इसके लिए वह कूट मैसेज, सूचना या संदेश तैयार करता है। देखिए, वह अपना मैसेज तैयार करेगा, अपनी सूचना को तैयार करेगा, अपना संदेश तैयार करता है। इसके बाद
वह माध्यम से इसे भेजता है, लेकिन माध्यम से जाने से पहले एनकोडिंग होती है, यानी किन्हीं संकेतों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, लिपि के माध्यम से वे परिवर्तित होते हैं अपनी भाषा में, और उसके बाद में वे माध्यम के द्वारा आगे भेजे जाते हैं। इसके बाद में वे संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचते हैं, लेकिन इसके बीच में एक क्रिया होती है डिकोडिंग की। देखिए, डिकोडिंग में वापस से जो व्यक्ति उस भाषा को समझेगा वह अपनी भाषा में उसे परिवर्तित करता है और यह संदेश प्राप्तकर्ता के पास जाता है। इस दौरान कोलाहल जो होता है, ध्वनि कोलाहल, वह इन प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करती है। यदि ध्वनि बहुत तेज है, कोलाहल बहुत अधिक है, तो यह प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। देखिए, संदेश प्राप्तकर्ता के पास संदेश आ जाने से ही यह क्रिया पूरी नहीं हो जाती कि संदेश भेजने वाले ने यानी प्रेषक ने सूचनाएं भेजी और प्राप्तकर्ता के पास सूचना आ गई है तो यह क्रिया पूरी हो गई है। नहीं, यह क्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक संदेश प्राप्तकर्ता से फीडबैक, जो प्रतिपुष्टि है, वह संदेश भेजने वाले के पास नहीं पहुंच जाता। जब यह फीडबैक संदेश भेजने वाले के पास पहुंच जाता है, प्रेषक के पास पहुंच जाता है, तब यह जो संप्रेषण प्रक्रिया है यह पूरी होती है। जब उसे ये पता चलता है कि भाई संदेश प्राप्तकर्ता उस मैसेज को प्राप्त कर लिया है और उसके अनुसार काम करेगा या नहीं करेगा, इसकी जानकारी जब इसे पहुंचती है तभी यह प्रक्रिया पूरी होती है। देखिए, इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं बच्चों। प्रेषक जो है, इसने अपना जो मैसेज है वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। वो इसने क्या किया, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। अब ये आप सभी जानते हैं कि जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, 0-1 के फॉर्मेट में होती है। इसने अपने लिपि में जो भी मैसेज तैयार किया था, अपनी भाषा में तैयार किया था, वह एनकोडिंग के अंतर्गत कंप्यूटर की भाषा में 0-1 के बारकोड के अंदर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अब जब यह किसी माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचती है तो वहां पर जाकर यह डिकोडिंग यानी वापस से उसके समझने वाली भाषा में परिवर्तित हो जाती है और संदेश किसे मिलता है, प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है। संदेश प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझ गया है, उसके अनुसार वह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, इसकी सूचना जब प्रेषक तक पहुंचती है तो ही यह संदेश प्रक्रिया, संप्रेषण प्रक्रिया पूरी होती है। और इसको प्रभावित कैसे होगा, यह कैसे प्रभावित होगी, देखिए यहां इंटरनेट बाधित हुआ, यहां पर इंटरनेट बाधित हो गया और यह सूचना आगे नहीं जा पाई, तो ये इस प्रकार से व्यवधानित हो जाती है। अब इसे अच्छी तरीके से इन बिंदुओं को एक एक को देख लेते हैं बच्चों। आइए, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व, प्रेषक या संदेश भेजने वाला। प्रेषक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपने विचार अथवा सूचनाएं प्राप्तकर्ता को भेजता है। प्रेषक संप्रेषण के स्रोत को दर्शाता है। संप्रेषण का स्रोत यानी सूचनाएं, विचार, जो निर्देश थे वे कहां से प्रारंभ हो रहे हैं, उसका स्रोत क्या है, वह होता है प्रेषक, सूचना भेजने वाला, जो कि अपने विचार, अपनी सूचनाएं, अपनी जानकारी, अपनी समझ प्राप्तकर्ता के पास पहुंचाता है। दूसरा है कूट या संदेश। यह विचार, भाव, सुझाव, आदेश तथा सूचनाएं इत्यादि हैं जिन्हें प्रेषित करना होता है। यह प्रेषक के विचार होते हैं, भाव होते हैं, सुझाव होते हैं, आदेश होते हैं, उसके पास जो व्याप्त सूचनाएं हैं वे कूट या संदेश होते हैं। एनकोडिंग, यह वह प्रक्रिया है जो संदेश को जिसे भेजना है उसे संप्रेषण के संकेतों में परिवर्तित करती है। देखिए, इस प्रक्रिया के अंतर्गत संप्रेषण के संकेतों में परिवर्तन किया जाता है, जो सूचना है उसका संकेतों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे शब्दों के रूप में, तस्वीरें, ग्राफ, आरेख चित्र, क्रिया अथवा व्यवहार इत्यादि के रूप में उन्हें परिवर्तित कर दिया जाता है। माध्यम, ये वे साधन अथवा माध्य हैं जिनके द्वारा एनकोडेड संदेश को प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। देखिए, जिस माध्यम से हम संदेश भेज रहे हैं वह माध्यम यही होता है जिसमें संदेश प्रसारित होगा। मान लीजिए मैंने एक पत्र लिखा है, तो पत्र के माध्यम से मैं अपना संदेश अपने मित्र तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तो यह क्या हो गया, माध्यम हो गया। यह माध्यम एक लिखित रूप में, प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत द्वारा, दूरभाष, इंटरनेट इत्यादि हो सकते हैं, और ये माध्यम क्या हो सकते हैं, लिखित रूप में हो सकते हैं। साथ ही
प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत द्वारा मौखिक रूप से भी हम अपने संदेश भेज सकते हैं। दूरभाष टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के फ़ोन के द्वारा भी हम अपनी सूचनाएं आदान प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से भी सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। डिकोडिंग, यह प्रेषक द्वारा भेजे गए एनकोडेड संदेश को समझने के लिए उसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जो एनकोडेड संदेश थे उनसे सूचनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आपके मित्र ने आपको एक ग्राफिकल इमेज भेजी है, अब इसमें आपको समझना है कि उसने क्या बताने की कोशिश की है। ये एक ग्राफ भेज दिया, अब इसमें वह क्या बताना चाह रहा है कि भाई कितनी लागत आई और कितना लाभ हुआ, ये बताना चाह रहा है। तो अब वो जो उस चित्र से आपको समझना है, यह क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। संदेश प्राप्त करता वह व्यक्ति जो प्रेषक द्वारा भेजे गए संप्रेषण या संदेश को प्राप्त करता है, जिसके पास सूचनाएं भेजी गई है। प्रेषक जिसे सूचना भेजता है और जो व्यक्ति प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? संदेश प्राप्त करता। प्रतिपुष्टि, इनमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो संदेश प्राप्त करता है। यह संकेत देने के लिए कि उसे संदेश मिल गया है अथवा उसने उस संदेश को उसी रूप में समझ लिया है। मान लीजिए आपने संदेश भेजा, अब संदेश प्राप्तकर्ता तक वह पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसको आपको जानकारी कैसे होगी? तो इसकी जानकारी होती है फीडबैक द्वारा कि संदेश प्राप्तकर्ता के पास संदेश पहुंच गया है या नहीं। तो वह इसकी जानकारी देगा कि मुझे संदेश प्राप्त हो गया है। अब उसने इसके क्या है, उसी रूप में समझ लिया है, इसकी जानकारी भी उसे प्रदान करनी होती है। ध्वनि कोलाहल, ध्वनि से तात्पर्य प्रभावी संप्रेषण में कुछ रुकावट अथवा बाधा के आने से है। यह बाधा प्रेषक के कारण भी हो सकती है, संदेश अथवा संदेश प्राप्तकर्ता के कारण भी हो सकती है। जो प्रेषक है उसके यहाँ से भी यह कोलाहल, यह ध्वनि हो सकती है, यह बाधा उत्पन्न हो सकती है। प्राप्तकर्ता के पास भी यह बाधा हो सकती है, या संप्रेषण के दौरान जो ये प्रक्रिया चली, संप्रेषण प्रक्रिया, इसके दौरान भी यह बाधा उत्पन्न हो सकती है। कभी यह बाधा आ सकती है। ध्वनि के कुछ उदाहरण हैं। अस्पष्ट संकेत जिनसे एनकोडिंग में त्रुटि होती है। आपने जो संदेश भेजा है वह पूरा नहीं है, उससे अस्पष्ट संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मतलब पूरे संदेश उसमें नहीं है, तो सूचनाएं क्या होगी? पूर्ण रूप से आगे नहीं जा पाएंगी। एक दयनीय दूरभाष संबंध, आपने अपने मित्र को फोन किया और आपकी आवाज कट रही है, तो वह आप द्वारा कही गई किसी भी बात को नहीं समझ पाएगा। तो एक दयनीय जो दूरभाष संबंध है, यह भी इसकी बाधा के रूप में हो सकता है। एक अन्यमनस्क लापरवाह संदेश प्राप्त करता, और एक अनमने मन से यदि कोई संदेश प्राप्त करता है, वह संदेश को सुनना ही नहीं चाहता, वह संदेश लापरवाही से प्राप्त करता है, तो यह भी एक बाधा के रूप में ही होती है। त्रुटिपूर्ण डिकोडिंग, संदेश का गलत अर्थ निकालना। देखिए कई बार जो संदेश भेजा गया है उसको उसी अर्थ में स्वीकार नहीं किया जाता, उसका एक अन्य अर्थ निकाल लिया जाता है, तो यह भी एक बहुत बड़ी बाधा होती है। पक्षपात के कारण संदेश का सही अर्थ न निकलना, और कभी कभी ऐसा होता है कि पक्षपातपूर्ण रवैया जब कभी अपनाया जाता है तो संदेश प्राप्त करता उस संदेश का सही अर्थ ग्रहण नहीं करता। एक प्रबंधक ने अपने विचार अपने जो अधीनस्थ हैं उन तक भेजे हैं, लेकिन अधीनस्थ चूंकि उसकी बात को नहीं मानना चाहता, वह किसी अन्य प्रबंधक की बात को मानना चाहता है, तो वह क्या करेगा? उसका सही अर्थ ग्रहण नहीं करेगा। तो यह भी एक प्रकार की बाधा है। संकेत तथा विशिष्ट मुद्रा जो संदेश को विकृत कर देती है। देखिए संकेत और विशिष्ट मुद्रा जो कि संदेशों को विकृत कर देती है, संकेतों के अर्थ को बदल देती है। मान लीजिए मैंने दुकान पे बैठा हुआ हूं और मैं कह रहा हूं कि भैया 2 चाय लाना। अब मैंने जो हाथ हिलाया है, 2 तो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं हाथ हिलाकर एक तरह से मना भी कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा? वह जो संदेश मेरे द्वारा दिया जा रहा है वह क्या हो गया? विकृत हो गया। मान लीजिए एक शब्द बोला गया, जल्ला दो, ठीक है, मैंने 2-3 बार वह शब्द बोला, तो सुनने वाले ने तो एक जल्ला दो सुन लिया, और एक ने क्या सुना? उसको जल ला दो, एक ने उसे जला दो सुन लिया। तो ये क्या हुआ? संदेश का विकृत रूप हो गया। यानी संदेश दिया गया था जल्ला दो, एक ने सुना जल्लाद के बारे में, यानी जो फांसी देने के काम करते हैं उनके बारे में सुना। एक ने जल ला दो यानी पानी ला दो के बारे में सुना, जो कि मेरे द्वारा भाव कहा गया था, और एक ने जला दो
कि भाई जला दो। तो ये अलग अलग, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, संकेत और विशिष्ट मुद्रा जो संदेश को विकृत कर देती है वह यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। एक समझ जो सही तरीके से स्थापित नहीं हो पाई, उसके कारण से यह बाधा उत्पन्न हुई है। संप्रेषण का महत्व देखिए, संप्रेषण का एक संगठन में क्या महत्व होता है, क्यों एक संप्रेषण की प्रभावी होना एक संगठन के लिए जरूरी होता है, देख लेते हैं। पहला है समन्वयन के आधार के रूप में कार्य करती है। देखिए, यदि संस्था में समन्वय स्थापित करना है तो संप्रेषण प्रणाली का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो उन विभागों, उनके कार्यों के बीच में जब समन्वय स्थापित किया जाना होता है तो उसमें संप्रेषण के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। यदि उनके पास आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान सही तरीके से हो रहा है, उनके बीच विचारों का आदान प्रदान सही तरीके से हो रहा है, तो समन्वय स्थापित करना बहुत ही आसान हो जाता है। संप्रेषण विभिन्न विभागों, क्रियाओं तथा संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य समन्वयन प्रदान करती है। इस प्रकार का समन्वयन संगठनिक उद्देश्यों के विवरण, इसे किस प्रकार प्राप्त करना है तथा भिन्न व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों के द्वारा प्रदान या कार्यान्वित किया जाता है। एक विभाग है उत्पादन विभाग, क्रय विभाग है और विपणन विभाग है। अब यदि इन विभागों के अंदर आपस में तालमेल नहीं है, संप्रेषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो ये संगठन के उद्देश्यों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। और यदि इनके बीच जो संप्रेषण है वो बहुत ही अच्छा है, तो ये संगठन के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। और इसके लिए इनके बीच में क्या होना आवश्यक है, संप्रेषण, वह इनमें समन्वयन का कार्य करेगा, समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा, जिससे क्या होगा, एक जो संगठन है वह अपने लक्ष्य पूरे कर लेगा, लक्ष्यों को पूरे करने के लिए आगे बढ़ सकेगा। जब सारे विभाग, सभी की क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित हो जाएगा संप्रेषण के माध्यम से, अच्छे संप्रेषण के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी आसानी से हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान आसानी से हो रहा है, क्या कार्य किए जाने हैं, कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जाने हैं, इनका आदान प्रदान आसानी से हो रहा है, तो संगठन अच्छी तरीके से समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ सकेगा। उद्यम के निर्विघ्न चलने में सहायता करती है। देखिए, यदि एक संगठन में जो प्रबंधक हैं वे अपने विचारों को, वे अपनी सूचनाओं को अपने अधीनस्थों तक आसानी से पहुंचा पाते हैं, तो संगठन बिना किसी विरोध के चल सकता है। अधीनस्थ उनकी बातों को समझकर उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार कार्य करेंगे, उनके निर्देशों के अनुसार जब कार्य करेंगे तो संगठन अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण प्रणाली हो। यदि प्रभावी संप्रेषण प्रणाली है तो कोई भी संगठन बिना बाधा के आसानी से चलता रहता है। उद्यम के निर्विघ्न तथा बिना किसी अवरोध के चलने में संप्रेषण सहायता करती है। सभी संगठनिक अंतःक्रियाएं संप्रेषण पर निर्भर करती है। संगठन के अंदर जो भी क्रियाएं होती है वे इसी संप्रेषण पर निर्भर करती है। यदि संप्रेषण अच्छा है तो सारी क्रियाएं निर्बाधित रूप से आगे बढ़ती जाती हैं। संगठन के अस्तित्व में संप्रेषण आधारभूत है। संगठन के प्रारंभ होने से लेकर उसके निरंतर कार्यकाल तक चलता रहता है। और जो ये संप्रेषण है यह एक संगठन के प्रारंभ होने से लेकर उसके पूरे जीवन काल तक चलता रहता है, क्योंकि संप्रेषण सूचनाओं का आदान प्रदान करना लगातार एक संगठन में होता रहता है और यह संगठन के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्णय लेने की क्षमता के आधार के रूप में कार्य करती है। संप्रेषण निर्णय लेने में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। देखिए, एक संगठन के अंतर्गत सूचनाएं जब एक आसानी से प्राप्त हो जाती है, उनका आदान प्रदान जब आसानी से हो जाता है तो निर्णय लेना भी बहुत आसान हो जाता है। यदि सही समय पर सूचनाएं प्राप्त होती रहें तो निर्णय लेना बहुत ही आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। प्रासंगिक सूचना के संप्रेषण के आधार पर ही कोई सही निर्णय ले सकता है। यदि सूचनाएं सही समय पर मिल गई तो सही निर्णय ले लिया जाएगा, अन्यथा निर्णय हो सकता है गलत भी ले लिया जाए। प्रबंधकीय कुशलता को बढ़ाता है। संप्रेषण तीव्र निर्णय तथा प्रबंधकीय कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
प्रबंधकीय कार्यों को आसानी से करने के लिए संप्रेषण का होना बहुत जरूरी है। यदि सही संप्रेषण है तो प्रबंधक अपने कार्यों को नियोजन, नियुक्तिकरण, संगठन के कार्यों को बड़ी आसानी से कर लेता है। संप्रेषण संपूर्ण संस्था में लचीलापन लाती है तथा संस्था की कार्य कुशलता को बनाए रखती है। सहयोग तथा औद्योगिक शांति को बढ़ाती है। जब प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अपनी बातों को आसानी से समझा देता है तो इससे संगठन में शांति बनी रहती है और आपस में सहयोग बना रहता है। संप्रेषण प्रबंध तथा कर्मचारियों के बीच सहयोग, पारस्परिक आपसी समझ को बढ़ाती है। संप्रेषण के द्वारा उनमें आपसी समझ स्थापित होती है जिससे व्यवधान रहित कार्य माहौल मिलता है। प्रभावी नेतृत्व को स्थापित करती है। संप्रेषण नेतृत्व का आधार है। प्रभावी संप्रेषण अधीनस्थों को प्रभावित करने में सहायक है और एक नेता द्वारा अपने अनुयायियों को जब प्रभावित किया जाता है तो उसके लिए प्रभावी संप्रेषण का होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है। मनोवृत्ति बढ़ाती है तथा अभिप्रेरित करती है। संप्रेषण की प्रभावपूर्ण व्यवस्था प्रबंधक को समर्थ बनाती है कि वे अपने अधीनस्थों को प्रेरित तथा संतुष्ट कर सके। देखिए, इससे अधीनस्थ प्रेरित होते हैं, संतुष्ट होते हैं और अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं यदि प्रभावी संप्रेषण हो तो। संप्रेषण प्रबंध के साझेदारी, भागीदारी तथा प्रजातांत्रिक प्रतिरूप का आधार है। जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो इससे संगठन में साझेदारी बढ़ती है, भागीदारी तथा प्रजातांत्रिक प्रतिरूप देखने को मिलता है। संप्रेषण कर्मचारियों तथा प्रबंधकों की मनोवृत्ति में वृद्धि में सहायक है और संप्रेषण के माध्यम से ही कर्मचारी और प्रबंधकों की मनोवृत्ति अच्छे तरीके से बढ़ती है, उनमें कुशलता बढ़ती है और आपसी समझ स्थापित होती है। प्रभावी कार्य संगठन में समन्वित किए जा सकते हैं, संपादित किए जा सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।